हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा आपको पता है कि हम फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम्स के लिए एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस जो है उनकी तैयारी कर रहे हैं। तो जो लास्ट वीडियो हमने इलेक्ट्रिक चार्ज पे एमसीक्यूज़ क्वेश्चन किए थे, तो आज हम जो करने वाले हैं कूलॉम्स लॉ पे जितने भी एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो वो देख लेते हैं आज। तो क्वेश्चन है 4 चार्जेस आर अरेंज्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर एबीसीडी। एक स्क्वायर है और स्क्वायर के कॉर्नर्स पे ऐसे ऐसे चार्ज रखे हैं हमने कि प्लस क्यू है और प्लस 2q है, प्लस क्यू है और माइनस 2q है। इस तरीके से इसमें चार्ज को रखा गया है। द फोर्स ऑन चार्ज केप्ट एट सेंटर ओ। यहाँ पे अगर कोई चार्ज हो तो जैसे हमने चार्ज मान लिया यहाँ पे q, ये चार्ज है इस पे, ठीक। तो इस पे फोर्स जो होगा वो जीरो होगा, ऑप्शंस दिए हुए जीरो होगा और AC के अलोंग होगा। ये जो AC लाइन होगी इसके अलोंग इधर फोर्स लगेगा, या BD के अलोंग होगा, या परपेंडिकुलर टू AB, इस AB के अलोंग होगा। तो अब हम देखते हैं, ये हमने पॉजिटिव चार्ज माना है, ठीक है। तो अगर ये चार्ज इस चार्ज को फोर्स करता है तो कौन सा फोर्स होगा? रिपल्शन फोर्स, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है। तो इसका फोर्स किस डायरेक्शन में होगा? इस डायरेक्शन में, ठीक है। और फोर्स कितना होगा? F इज इक्वल टू के क्यू इंटू क्यू अपॉन, अगर ये डिस्टेंस कुछ भी हम डिस्टेंस ले लेते हैं इसमें, तो ये डिस्टेंस जो होगी r², ठीक है। अब ये चार्ज इक्वल डिस्टेंस पे है और डायरेक्शन इसकी, क्योंकि ये भी इसको रिपेल करेगा, तो डायरेक्शन इसकी क्या होगी? इस डायरेक्शन में। तो दोनों ही फोर्स इक्वल होंगे क्योंकि चार्जेस इक्वल हैं, और ऑपोजिट डायरेक्शन होगी तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो ये फोर्स क्या हुआ? जीरो। अब उन चार्जेस के लिए देखते हैं। उन चार्जेस के लिए ये जो चार्ज है नेगेटिव है तो इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में, और ये चार्ज है इसको रिपेल करेगा, तो रिपेल करेगा तो इसी डायरेक्शन में रिपेल करेगा। तो ये कैंसिल नहीं होंगे, ये एक ही डायरेक्शन होगी, दोनों की एक ही डायरेक्शन। क्या डायरेक्शन है? B से D की तरफ, ये डायरेक्शन है B D के अलोंग। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? फर्स्ट ऑप्शन जीरो है, AC के अलोंग है, नहीं B D के अलोंग। दोनों फोर्स कैंसिल हो गई और जो रिजल्ट फोर्स बचता है वो क्या है? B से D की तरफ है। तो तीसरा ऑप्शन सही है इसमें, अलोंग द B D, ठीक है। तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही है, ये नोट कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स। दो इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनके बीच में रिपल्शन फोर्स होता है, ठीक है। एट अ सर्टेन डिस्टेंस, कोई डिस्टेंस है इनके बीच में, मान लिया r डिस्टेंस है, तो दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच फोर्स जो उसने दिया है वो कहा है कि फोर्स बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन्स F है। अब अगर दो प्रोटॉन्स हैं और इतने ही डिस्टेंस पे दो प्रोटॉन्स हैं, डिस्टेंस सेम का है, तो इनके बीच फोर्स कितना होगा? ये क्वेश्चन में पूछा गया है, ठीक है। तो अब हम बताते हैं। इसमें ऑप्शन दिए हैं 2F, यानी इलेक्ट्रॉन से डबल होगा, F होगा या सेम होगा, 1836 F अपॉन 1836। इसका मतलब क्या है? और ये भी दिया है इसने कि मास ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मास से, यानी इलेक्ट्रॉन हल्का होता है और प्रोटॉन भारी है, तो प्रोटॉन कितना भारी है? 1836 गुना भारी है। तो अब हम लिख लेते हैं इसमें फोर्स देखने के लिए। फोर्स का, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला होता है के Q1 Q2 अपॉन r²। दो चार्जेस के बीच में, ये कूलॉम्स लॉ से फॉर्मूला है, दो चार्जेस के बीच में हम फोर्स देख सकते हैं। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन के लिए देखते हैं तो K की वैल्यू कांस्टेंट होती है 9 × 10⁹। इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये 1.6 × 10⁻⁻19। दूसरा भी इलेक्ट्रॉन है तो 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन r², ठीक है। r जो भी है r की वैल्यू होगी। तो प्रोटॉन्स के लिए अगर देखेंगे तो प्रोटॉन्स के लिए सेम होगा 9 × 10⁹, और प्रोटॉन का चार्जेस भी इतना ही होता है, बस वो पॉजिटिव होता है, इतना ही होगा, और डिस्टेंस भी वही है। तो हम ये देखते हैं जितना इलेक्ट्रॉन्स के बीच फोर्स आता है उतना ही प्रोटॉन्स के बीच फोर्स आता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज प्रोटॉन के चार्ज के इक्वल है बिल्कुल, और मास का डिफरेंस है
मास में प्रोटॉन भारी होता है, लेकिन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मास पे डिपेंड नहीं करता। इस फॉर्मूले में कहीं भी मास पे डिपेंडेंसी नहीं है इसमें, तो चार्ज पे डिपेंड करता है। चार्ज इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का सेम है, इसलिए दोनों के बीच अगर उनमें एफ फोर्स लगता है तो प्रोटॉन्स के बीच भी एफ फोर्स ही लगेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? बी ऑप्शन सही है, क्योंकि चार्जेस सेम है तो फोर्स भी सेम होगा। ये बी ऑप्शन सही है इसका, ये नोट कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? इफ द फोर्स बिटवीन टू चार्जेस इज 9 न्यूटन, दो चार्जेस हैं हमारे पास और उनके बीच फोर्स कितना है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स उनके बीच है 9 न्यूटन। तो व्हाट विल बी द फोर्स इफ डिस्टेंस बिटवीन देम इज डबल? अगर उनके बीच का डिस्टेंस डबल कर दे और जो चार्जेज हैं उनको इंक्रीज कर दे √2 टाइम्स, तो फोर्स कितना होगा? तो फर्स्ट कंडीशन क्या है इसमें? फर्स्ट कंडीशन है कि दो चार्जेज हैं Q1 एंड Q2 और इनके बीच फोर्स कितना है? 9 न्यूटन। ठीक है, मान लिया हमने दो चार्जेज हैं Q1 Q2 और इनके बीच का डिस्टेंस R है, ये उसकी फर्स्ट कंडीशन है। अब उसने क्या कहा है कि अगर डिस्टेंस को डबल कर दें, मतलब R से 2R हो जाए डिस्टेंस, और चार्जेस को √2 टाइम्स इंक्रीज कर दें। जैसे डिस्टेंस इसकी हो जाएगी अब 2R, डबल कर दिया, और चार्जेस कितने हो जाएंगे? ये भी √2 Q1 हो जाएगा और ये भी √2 Q2 हो जाएगा। तो अब इसका फोर्स कितना होगा? इसमें F डैश मान लेते हैं, इसको F मान लेते हैं। तो ये फर्स्ट कंडीशन है 9 न्यूटन, और ये क्या है? सेकंड कंडीशन। तो पहली कंडीशन में क्या है? कूलम्ब्स लॉ से दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना होता है? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दो चार्जेस के बीच में फोर्स कितना होता है? K इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो चार्जेस Q1 Q2 हैं, डिस्टेंस R है और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, और फोर्स कितना दिया है फर्स्ट कंडीशन में? 9 न्यूटन। ठीक है, अब सेकंड कंडीशन में क्या होता है? सेकंड कंडीशन में फोर्स F डैश इज इक्वल टू, चार्जेस इंक्रीज हो गए, अब Q1 की जगह √2 Q1, और चार्ज सेकंड चार्ज कितना है? √2 Q2, और अपॉन डिस्टेंस कितना है? डबल, R का स्क्वायर। ठीक है, अब फोर्स F डैश इज इक्वल टू K इंटू √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2, और Q1 Q2 अपॉन 2R का स्क्वायर मतलब 4R स्क्वायर। तो अगर इसे ऐसे लिखते हैं हम कि 2/4 और K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये 2/4 हमने साइड कर दिया, तो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू, ये फर्स्ट कंडीशन में इसकी वैल्यू कितनी थी? 9 न्यूटन। तो 2/4 इंटू 9 कितना हो जाएगा? ये 18/4, और कैंसिल करके आएगा 4.5 न्यूटन। डिवाइड कर देंगे इसको, 4.5 न्यूटन फोर्स अब इनके बीच में लगेगा, और ये डिक्रीज होगा। पहले 9 न्यूटन था, अब बिल्कुल हाफ जो फोर्स होगा उनके बीच में हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें? फर्स्ट 9 न्यूटन, सेकंड 4.5। तो 4.5 न्यूटन बी ऑप्शन इसका सही है बिल्कुल। तो ये नोट कर लें, इसमें सेकंड ऑप्शन इसका सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? टू नेगेटिव चार्जेस आर केप्ट एट अ सर्टेन डिस्टेंस। नेगेटिव चार्जेस हैं, जैसे -Q और -Q, दो चार्जेस हैं और कुछ डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ठीक, फिर इसने कहा है कि इन द एयर मीडियम, एयर एन के बीच में, व्हाट विल हैपन इफ अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब, डाइलेक्ट्रिक स्लैब मतलब जैसे एक ग्लास का एक स्लैब रख दिया हमने उसमें, ठीक है, कोई भी डाइलेक्ट्रिक मीडियम इसके अंदर यहाँ रख दिया। अब ये स्लैब होगा, जैसे ग्लास है हमने मान लिया है। तो अब ऑप्शंस दिए कि अब इसमें क्या होगा? द स्लैब विल गेट हीटेड, गर्म हो जाएगी स्लैब जो रखी है हमने इसमें। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ना तो कोई करंट फ्लो करता गैस इसमें स्लैब के अंदर और ऐसा कुछ नहीं हमने पढ़ा इसमें कि स्लैब विल गेट हीटेड। और बी ऑप्शन क्या? करंट विल फ्लो थ्रू द स्लैब, डाइलेक्ट्रिक में करंट फ्लो नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन क्या है? टू चार्जेस विल अट्रैक्ट ईच अदर, नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज रिपेल करते हैं और स्लैब रखने के बाद भी वो रिपेल ही करेंगे, तो अट्रैक्ट नहीं करेंगे। अब फोर्थ ऑप्शन क्या है? फोर्स बिटवीन चार्जेस विल बी रिड्यूस। देखो, अगर फोर्स देखना हो दो चार्जेस के बीच में,
तो फोर्स क्या होता है दो चार्जेस के बीच में, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं कि 1/4πε0 के और Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। ये जो K है ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है किसी मीडियम का जो हमने यहाँ पे रखा है। तो अगर इन सब चीज़ों को कांस्टेंट मान लें तो डायरेक्ट ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। अगर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा होता है किसी मीडियम का तो फोर्स कम हो जाता है चार्जेस के बीच में। जैसे पहले इसमें क्या था, एयर या वैक्यूम के लिए डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1 होता है, और जैसे ही इसके बीच में हमने ग्लास रखा तो ग्लास के लिए कितना हो जाता है, 6 हो जाता है। ग्लास का जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है 6। तो जैसे ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है इंक्रीज होगा तो फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। फोर्स बिटवीन चार्जेस विल बी रिड्यूस। जो भी इसके बीच में अगर हम माध्यम जो है मीडियम रखते हैं तो फोर्स क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा फोर्स कब होता है, जब इनके बीच में स्पेस हो या फ्री स्पेस हो और कोई मीडियम ना हो इसमें। तो मीडियम रखने से क्या हो जाएगा, ये फोर्स डिक्रीज हो जाएगा। तो फोर्थ ऑप्शन इसका सही है, डी इज इक्वल टू द फोर्स बिटवीन चार्जेस विल बी रिड्यूस। ये नोट कर लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसका, 1 EMU इज इक्वल टू, EMU क्या है, एक यूनिट है, किसकी यूनिट है, चार्ज की यूनिट होती है। चार्ज की और भी यूनिट है, देखिए पहली जो यूनिट हमने पढ़ी है वो क्या है, कूलाम। कूलाम चार्ज की यूनिट है। एक यूनिट EMU होती है, EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। एक यूनिट होती है ESU इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट्स, ठीक है, और बहुत सारी इसकी यूनिट्स हैं। तो रिलेशन पूछा है कि 1 EMU इज इक्वल टू, तो ध्यान रखना इसमें 1 EMU जो होता है 1 EMU इज इक्वल टू 10 कूलाम चार्जेस के इक्वल होता है। तो 10 कूलाम चार्जेस को क्या बोलते हैं, 1 EMU इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट। तो ये क्वेश्चन है कि 2 1 कूलाम चार्जेस आर केप्ट एट 1 मीटर डिस्टेंस इन एयर मीडियम, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन दैम विल बी। देखिए 2 कूलाम, इसमें क्या कहा गया है क्वेश्चन में कि 1 कूलाम चार्ज और 1 कूलाम चार्ज, दो चार्जेस हैं, ये भी 1 कूलाम है, ये भी 1 कूलाम है, और कितने डिस्टेंस पे रखे हुए हैं, 1 मीटर डिस्टेंस पे, एयर या वैक्यूम, ठीक है, यानी कोई इसमें मीडियम नहीं है, एयर में रखा है, एयर बोला गया है इसमें। तो 1 कूलाम चार्जेस के दो चार्जेस हैं 1 मीटर सेपरेशन पे रखे हुए हैं, तो इनके बीच में फोर्स क्या होगा। तो दो चार्जेस के बीच में फोर्स किस फॉर्मूले से डिटरमाइन करते हैं, ये K इंटू Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, कूलाम्स लॉ। इसमें वैल्यू क्या होती है, स्मॉल k इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 9 इंटू 10⁹, और चार्जेस कितने हैं 1 कूलाम, दूसरा चार्ज कितना है 1 कूलाम, और डिस्टेंस कितना है इनके बीच में 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन फोर्स। तो कौन सा ऑप्शन सही है इसमें, फर्स्ट ऑप्शन सही है इसका। दो जो चार्जेज हैं 1 कूलाम, इनके बीच फोर्स कितना होगा 9 इंटू 10⁹ न्यूटन, ये फर्स्ट ऑप्शन इसका सही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिमिलर बिटवीन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एंड ग्रेविटेशनल फोर्स। दो फोर्सेज हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ऑप्शंस ये दिए हैं, पूछा क्या गया है क्वेश्चन में कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में सिमिलर क्या चीज है। तो ये पूछा गया है कि फोर्स, फर्स्ट ऑप्शन है इसका कि फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव। सेकंड ऑप्शन क्या है, फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम। थर्ड ऑप्शन क्या है, बोथ फोर्सेस आर स्ट्रॉन्ग फोर्स। या फिर डी ऑप्शन है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो कूलाम्स लॉ और ये जो न्यूटन्स लॉ था ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में, तो इसमें क्या था, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो ये अट्रैक्टिव भी हो सकता है और रिपल्सिव भी हो सकता है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो ये जो इसका पहला ऑप्शन है ये सही नहीं है कि फोर्स कैन बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव,
नहीं, दोनों फोर्स अट्रैक्टिव रिपल्सिव नहीं हो सकते, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स अट्रैक्टिव ही होगा। सेकंड ऑप्शन क्या है, फोर्स डिपेंड्स ऑन द मीडियम बिटवीन बॉडीज। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दो चार्जेस के बीच में, जैसे दो चार्जेस हैं और दो चार्जेस के बीच में मीडियम क्या रखा है, इस पे डिपेंड करता है, इस मीडियम पे डिपेंड करता है कि मीडियम है अगर कोई तो फिर फोर्स कम होगा, या मीडियम नहीं है तो फोर्स ज़्यादा होगा। जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। अगर दो मैसिव बॉडी के बीच में कोई मीडियम रख दें तो ग्रेविटेशनल फोर्स ना कम होगा ना ज़्यादा होगा, ये डिपेंड ही नहीं करता मीडियम के ऊपर। तो सेकंड ऑप्शन भी इसका गलत है। थर्ड ऑप्शन क्या है कि बोथ फोर्सेज आर स्ट्रॉन्ग फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के कंपेयर करें अगर, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स वीक फोर्स है। जैसे दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बहुत ज़्यादा है और ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही कम है। तो थर्ड ऑप्शन भी इसका गलत है। लास्ट ऑप्शन क्या है कि फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। ये ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा है। कूलम्ब्स लॉ में क्या पढ़ा है कि फोर्स बिटवीन टू चार्जेस के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए हमने पढ़ा था 11th में m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ये भी ग्रेविटेशनल फोर्स भी दो बॉडीज की जो बीच का डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो दोनों में ये सिमिलरिटी है, आर स्क्वायर पे और आर स्क्वायर पे इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों। तो लास्ट ऑप्शन इसका सही है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या सिमिलरिटीज हैं कि उनके जो फोर्सेज होते हैं वो डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये नोट कर लें। क्वेश्चन है कि कूलम्ब्स लॉ इज वैलिड फॉर। तो कूलम्ब्स लॉ किसके लिए वैलिड है? पहला ऑप्शन है इसमें ओनली पॉइंट चार्जेस, ये फॉर पॉइंट चार्जेस एंड डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस, ये ओनली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस, नाइदर डिस्ट्रीब्यूटेड नॉर पॉइंट चार्ज। तो जैसे हमने कूलम्ब्स लॉ पढ़ा था, तो कूलम्ब्स लॉ में क्या था, उसमें कहा गया था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस थे और दोनों चार्जेस क्या कहा था उसमें, पॉइंट चार्जेस होने चाहिए। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस अगर है, जैसे किसी बॉडी के सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है या किसी लाइन पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो उनके लिए कूलम्ब्स लॉ वैलिड नहीं है। उनकी वजह से जो फोर्स लगता है उसे कूलम्ब्स लॉ डिटरमाइन नहीं कर सकता। तो कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स क्या होगा, बिटवीन टू चार्जेस, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स होगा उसको डिटरमाइन किया जा सकता है कूलम्ब्स लॉ से। तो कूलम्ब्स लॉ किसके लिए वैलिड है? ओनली पॉइंट चार्जेस के लिए कूलम्ब्स लॉ वैलिड है, ठीक है। ना ही तो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्जेस के लिए है और पॉइंट चार्जेस के लिए ये वैलिड है।